बीजेपी क्योंकि इंक्रीमेंटल जर्नी की बात करती है, कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करती है, तो अगर पेपर पे देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेटर दिखेगा आपको। भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले शुरू की, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई, विदेशों में भी चर्चा हुई, फिर आपने उसका नाम बदल दिया, कोई उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है ये 370 पार, 400 पार मुमकिन भी है? अनदेखा नहीं कर सकते कि एक पार्टी असेंडेंसी में है। तो आज डिजिटल युग है, डिजिटल माध्यम से सब मैसेजिंग है, मेन कैंपेन उस पर चलती है, तो डेटा का एक्सेस सबके पास होना चाहिए और विपक्ष को इस बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि विपक्ष बार बार क्लेम करता है कि हमारी स्कीम्स की एक्सटेंशन है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो नरेगा है, ऐसी और भी तमाम स्कीमें हैं। तो गारंटी की पावर को उन्होंने एक्नॉलेज किया, आज उन्होंने मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो बना दिया। मतलब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटी से सीख करके ये मोदी की गारंटी बनाई। आपके सामने नमस्कार, रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में रणनीति बनाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से रणनीतिकार जो हैं वो और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक ऐसे ही चुनावी रणनीतिकार हैं नरेश साहब, डिजाइन बॉक्स के फाउंडर। नरेश अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक को समय देने के लिए। आपका पिछला इंटरव्यू जो है वो दर्शकों ने बहुत सराहा था और उसमें नीचे ये भी कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि भाई दोबारा एक इंटरव्यू हो जाए। हमने आपसे गुजारिश की, इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के बीच में एक चीज़ हुई है कि एक का न्याय मैनिफेस्टो आ गया और दूसरे की गारंटी आ गई और एक वादा आया कि अब की बार 400 पार। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पूरा नैरेटिव ही 400 पर ले गए हैं। तो जो नैरेटिव ये होना चाहिए था बराबरी का कि हम जीतेंगे हम नहीं जीतेंगे, अब ये हो गया है कि 400 आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि बीजेपी ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि चुनाव तो हम जीत चुके हैं और उसके बाद हमने अपना एक इंटरनल टारगेट सेट किया, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। और ये पहली बार कोई 400 पार ऐसे नारा नहीं दिया उन्होंने। इस डिफरेंट स्टेट इलेक्शंस में भी ऐसे नारे वो देते आए हैं और कई बार वो पूरे हुए हैं, ज़्यादा बार नहीं भी पूरे हुए, पर फिर भी लोग अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए या जनता में एक ऐसा माहौल मैसेज देने के लिए कि हम जीत रहे हैं, हमारा अंतर और बड़ा कीजिए, हम उसके बाद कुछ और चेंजेस ला सकते हैं, लाना चाहते हैं, लाना चाहेंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट करने में बीजेपी की स्ट्रैटेजी 10 साल में रही है और उनको सक्सेस मिली है, तो वो अभी भी यूज़ करना चाह रहे हैं। कामयाब होंगे 2024 में? अभी तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। नहीं, बट आपका एक रणनीतिकार होने के नाते आपने कई चुनाव देखे हैं, उसमें स्ट्रेटेजाइज किया है, आप देश भर में घूम भी रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एक पिच तैयार की है, जैसे कंपनीज में पिच डेक होता है या आप पिच करते हैं कि हम एक की गारंटी और दूसरे की न्याय, इन दोनों में से पब्लिक को अपील क्या कर रहा है? क्योंकि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब CSDS का सर्वे हुआ तो उसमें ये आया कि देश के अधिकांश लोगों का ये मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में किसकी बात ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप दोनों मैनिफेस्टो को स्टडी करें तो एक मैनिफेस्टो जर्नी बताता है, हम ये कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमने क्या किया उस पर नहीं चर्चा होती, हम क्या नया करना चाहेंगे उस पर चर्चा नहीं है, हम ये कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंटल करते रहेंगे। बात हमेशा इंक्रीमेंटल की करते हैं, बट जब सरकार बनी पिछली 2 बार, दोनों बार में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल करने की कोशिश की गई। चाहे वो पहली बार में डिमोनेटाइजेशन थी, GST थी, दूसरी बार में 370 था, 3 तलाक था, CA था, वो ट्रांसफॉर्मेशनल उसमें नहीं मेंशन किया जा रहा। फार्म लॉज थे। अभी भी इसमें आप इस बार के मैनिफेस्टो में देखें तो जर्नी है कि हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई, अब हम 3 करोड़ करेंगे। इस प्रकार की जर्नी इंक्रीमेंटल बात बताई गई है। दूसरी तरफ मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है, जिसमें वो न्याय की बात कर रहे हैं, 5 गारंटी भी उसमें डाल दी उन्होंने, नाम न्याय दे दिया, डाल गारंटी दी, 5 के अंदर 5 गारंटी और हैं, तो 25 गारंटी हैं, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल रहता है कि 25 गारंटी को याद रखे। बट उनका मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उसका फोकस उन्हीं इश्यूज पे है जिस पे आप CSDS के सर्वे की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है
उसमें मुद्दे तो ये ग्राउंड पे यही हैं, और वो मुद्दे को आप अनदेखा नहीं कर सकते, ना बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है। पर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा सटीक होने के बावजूद उसकी कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई, जैसे लास्ट बार नहीं हुई थी। मैनिफेस्टो पिछली बार भी उसका जो उनका जो पॉजिटिव एजेंडा था 72,000 रुपीज़ 72,000 रुपये देने का, वो एक अच्छा साबित हो सकता था, बट उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। और अभी की जो 5 गारंटी इंटू 5 25 गारंटी हैं, और 25 गारंटी हमें याद करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि जो 5 हेड्स हैं उस 5 हेड के अंदर 5-5 उन्होंने कोशिश की होगी कि सब सेगमेंट्स को अपने को एड्रेस करना है। तो कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पाई तो अच्छे मैनिफेस्टो का भी कोई फायदा नहीं। बीजेपी क्योंकि इंक्रीमेंटल जर्नी की बात करती है, कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करती है, तो अगर पेपर पे देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेटर दिखेगा आपको। बट बात यह है कि वो जनता तक कनेक्ट कौन करा पाता है, जनता तक कितना कनेक्ट हो पाता है, और कौन उसका मैसेंजर है, किसकी बात पे विश्वास ज्यादा है। आप संकेत, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में। एक तो वैसे ही पॉलिटिशियंस की जनता की नजरों में इज्जत थोड़ी कम होती है, बट अगर कोई आदमी सत्तासीन है और वो कुछ काम करता है तो जनता उसको जज करती है उस पर कि हाँ इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने कहा था, किया, अच्छा किया, बुरा किया, दोनों बातें हैं। एक तरफ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी कोई गवर्नेंस की नहीं, गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब कैंपेन लीड कर रहे हैं, वो भी पार्टी के अध्यक्ष ना होने की हैसियत में कर रहे हैं। तो जनता इसकी भी तुलना करती है कि कह कौन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 12 साल चीफ मिनिस्ट्री, उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री, तो आदमी को उन्होंने परखा हुआ है। आप उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, आप अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं, पर एक आदमी को परखा ही नहीं गया, उसकी कन्विक्शन लोगों में ज्यादा होनी पड़ेगी। जिसने काम किया हुआ है, अच्छा बुरा दोनों, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहे कि हम उनका काम अच्छा है या काम बुरा है, दोनों पक्ष हैं उसके। मतलब सैंपल करने के लिए लोगों के पास कुछ है उनका, बिल्कुल जो अच्छा किया है या बुरा किया। एक केस स्टडी है, एक हिस्ट्री है कि भाई ये काम गुजरात में ही हुआ है। आप उसको मना कर सकते हो, आप ऑपोजिशन में आप मानते हो कि भाई जो दिखाया जा रहा वो नहीं हुआ था, जो बताया जा रहा वो नहीं हुआ था, उसके विपरीत काम हुए थे। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी और मैनिफेस्टो होने के बावजूद अगर आप वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। आपको लगता है ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है? मैं मानता हूं तो आ गया, मैं तो मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्लम है, और छोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन की, आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए और आप बाकी लोगों का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जिस तरह से बात करने की जनता से कोशिश करते हैं, वो बार बार अपने आप को बेचते हैं, जबकि वो जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं 90% बिकी हुई है ऑलरेडी। बिकी एज इन उनको वोट डालती है, या उनके साथ के हैं, या उनके वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो फिर भी बेचने की कोशिश करते हैं बार बार कि लोग ऐसे नहीं जाने चाहिए, अच्छा हम बोर हो गए। ये पॉलिटिशियन से लोग बोर बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई हीरो नहीं है जिसको लोग एम्युलेट करना चाहें, पब्लिक एम्युलेट करना चाहें। तो पॉलिटिशियन में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि वो अपने आप को री इन्वेंट करता रहे, अपने आप को इवॉल्व करता रहे, अपने आप को नए तरीके से बेचने की कोशिश करता रहे। नंबर 1। नंबर 2, हर वक्त क्रिटिसिज्म नहीं चलता। पॉजिटिव कैंपेन से ही आपको वोट मिलता है। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पॉजिटिव कैंपेन का एजेंडा लेके आई है, बट सिर्फ पॉजिटिव एजेंडा पे बात करने पे मेरे को लगता है कि लोगों का दिल जीतना थोड़ा बेहतर होता है। कि खुशी के माहौल में चुनाव होता है, कुछ गुस्से वाला चुनाव नहीं है कि आपको आक्रोश है और आप आक्रोशित होकर हर वक्त बात करें। नरेश जी, मुझे आप ये बताइए, 2014 का आप चुनाव देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उस समय फूल बरसा रही थी कांग्रेस पार्टी पर, या अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने जो नेगेटिव कैंपेन भी की वो भी पॉजिटिव टोन में की थी। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, साथ में पॉजिटिव एजेंडा साथ में था। लोगों को एक उम्मीद तो होती है ना कि ये चेंज होगा, ये बड़ा चीज आएगी, नई चीज आएगी। आप उम्मीद से तो दुनिया चलती है, और वोटर भी जब वोटिंग डे पे जाता है ईवीएम पे वोट डालने के लिए, वो भी चाहता है कि मेरे इस बटन दबाने से कुछ फायदा हो रहा है क्या, कुछ बदलाव आ रहा है क्या, मुझे कुछ फायदा होने के। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आज की कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और उस समय की बीजेपी की स्ट्रैटेजी में फिर आप फर्क कैसे देखते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले तो करप्शन पर कांग्रेस को घेरा, इन्फ्लेशन पर कांग्रेस को घेरा जब यूपीए 2 थी, और उसके बाद बहुत हुई फलाना फलाना, अब की बार मोदी सरकार, पॉजिटिव मैसेज, ठीक।
बिल्कुल वही चीज कांग्रेस कर रही है कि पहले घेरा सरकार को सब कुछ और उसके बाद फिर न्याय। सरकार कब घिरी है? हाँ, किस मुद्दे पे सरकार घिरी, मुझे आप बताइए। मुद्दे अब होने अपनी के तरफ से तो बावजूद कोशिश कर ही रही है, कोशिश कर रहे हैं, पर घेर पाए क्या? आप अगर वीडियो गेम्स के अंदर 8 चैप्टर्स होते हैं, एक के बाद एक, पहले एक पार करेंगे तो अगले पे जाएंगे ना। आप अगले 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 करते रहे, पहले पार नहीं कर रहे, तो आपको क्या एडवांटेज हो रहा है उसमें? रोज एक हेडलाइन बनाने से तो हेडलाइंस, नेगेटिव कैंपेन्स विल ओनली गिव यू हेडलाइंस, दे विल नॉट गिव यू वोट्स। पॉजिटिव कैंपेन्स विल गिव यू वोट्स। पीपल शुड नो, ओके फाइन, कि मुझे इनको वोट डालने से मुझे इनकी बात पे विश्वास हो रहा है। वो विश्वसनीयता तो आपको जगानी है ना, आपके बिहाफ पे कोई नहीं जगा सकता विश्वसनीयता। मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए और राजस्थान सरकार के लिए रणनीतिकार थे। आप कर्नाटका में जो ये चेंज हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी आई, आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, आप उसमें रणनीतिकार रहे हैं और भी तमाम आपके असाइनमेंट्स रहे हैं। एक आलोचना ये नहीं होगी कि मतलब रणनीतिकार तो आप ही थे, तो फिर अगर वो नहीं जीत पा रही है पार्टी, सो दिस इज as much a criticism of yours as See, the political party. whatever assignments I have undertaken, they are all case to case basis. That is not a reflection of Congress Party's overall strategy, especially concerning the parliament elections. First of all, I am not strategizing parliament elections for Congress. Correct. Secondly, in Karnataka or Rajasthan, even if we discuss two scenarios in which the Congress was able to form the government and in one which Congress was not able to form the government. इन बोथ द केसेस, इन केस, इसमें एक और भी डिफरेंस था कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, यहाँ पे सत्ता में थी। पर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी पॉजिटिव कैंपेन से ही गेम में आई, एक में सरकार बना पाई और एक में सरकार बनाती बनाती रह गई। उसमें आलोचना करने से काम नहीं हुआ। अभी अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के अंदर 40% सरकार, 40% कमीशन की बात, उसी पे आ रहा हूँ। पर उसके बाद हमने 5 गारंटी दी, 5 गारंटी के नाम पे वोट पड़ा। करप्शन तो देखिए, करप्शन का पैरामीटर आप किसी एक को साबित करके ये नहीं साबित कर लेते कि आप करप्ट नहीं है। पब्लिक को ये भी मला होना चाहिए कि भी अगर ये करप्ट जाएंगे तो आपके आने से हमको क्या फायदा होगा या मिलेगा। आज 5 गारंटी वहां पे दी गई, गृह लक्ष्मी दी गई, शक्ति दी गई। आज उन गारंटीज की वहां पे पॉपुलैरिटी 1 साल में इम्प्लीमेंटेशन में बीजेपी का कोई भी या विपक्ष का कोई भी सांसद, विपक्ष का कोई भी नेता जाके नहीं कह पाता कि कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी जो प्रॉमिस की थी वो लोगों को नहीं दी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स उसमें समय लगता है, किसी चीज़ में 2 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 महीने कम लगेंगे, पर कोई ये कह नहीं पा सकता। अगर आज कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है वहाँ पे, तो इसी वजह से है कि कांग्रेस पार्टी ने पॉजिटिव एजेंडे में पहले सरकार बनाई, उस पॉजिटिव एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया। सेम बात राजस्थान में थी। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने वहाँ पे जो स्कीमें बनाई और आगे के वादे किए, उसमें बीजेपी को मोदी की गारंटी ईजाद करनी पड़ गई। कर्नाटक में गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी और उसका जिक्र जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है। आपको एक रोचक बात बताता हूँ। हाँ। सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने गारंटी असम में दी थी, असम के चुनाव में। असम के चुनाव में कांग्रेस जीती नहीं थी, पर उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, ये वीडियोस आपको ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में मिलेंगे, जब आके कांग्रेस की गारंटीज के बारे में क्रिटिसिज्म भी करते थे और बात भी करते थे। तब भी उन्होंने गारंटीज को सीरियसली नहीं लिया। कर्नाटक में, हिमाचल में चुनाव गारंटियों के नाम पे हारी बीजेपी, तो भी गारंटियां नहीं। राजस्थान में आके गारंटी का उन्होंने मोदी की गारंटी का इजाद देना पड़ा, 500 के सिलेंडर के सामने 400 देना पड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गारंटी की पावर को उन्होंने एक्नॉलेज किया। आज उन्होंने मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो बना दिया। मतलब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटी से सीख करके ये मोदी की गारंटी बनाई। आपके सामने, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, तो सामने है। 2021 से पहली बार गारंटी हिंदुस्तान की सियासत में आई थी। उससे पहले शायद किसी पार्टी ने कुछ बहुत स्मॉल लेवल पे यूज किया होगा। तो मेजर 5 प्रॉमिसेस, 5 गारंटीज या गारंटी शब्द को असम में यूज किया गया था। मैं आपको असम का जिक्र बार बार कर रहा हूँ, जबकि वो एक कांग्रेस पार्टी की नेगेटिव कैंपेन थी जिसमें वो जीत नहीं पाए थे। पर उसके बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की 5 गारंटी से कांग्रेस की सरकार बनी, तो भी मोदी जी ने वहाँ पे या बीजेपी ने गारंटी नहीं बनाई थी। राजस्थान के बाद गारंटी को उन्होंने समझा कि इस गारंटी की शब्द की क्या विश्वसनीयता है, क्यों ये गारंटी अगर अपने नाम के साथ जोड़ी जाए तो विश्वसनीयता बढ़ती है। नहीं तो आपकी बात से तो ये समझ में आ रहा है कि एक चीज जिसमें कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की, वो चीज कांग्रेस कैपिटलाइज नहीं कर पाई और नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज देखी कि ये कुछ गारंटी कर रहे हैं, इसको यूसअप कर लो या ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर लो। आपके सामने है, आपके एक फॉर्मूले पे आपकी 2 या 3 सरकारें बनती हैं।
आप वो फॉर्मूला छोड़ देते हैं, जो फॉर्मूले पे आपने पिछली बार सरकार आपकी नहीं बनी, आप वही फॉर्मूला वापस ले आते हैं। अब न्याय, इसके बाद मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? न्याय ना, आपके सामने ही है। तो न्याय भी तो एक तरिके की गारंटी है। वो कह रहे हैं हम आ जाएंगे तो वो तो संकल्प भी गारंटी होता है, वचन पत्र भी गारंटी होता है, वो तो 50 चीजें होती हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि सबसे पहले टूथपेस्ट आई कोलगेट। आज की डेट में भी कोलगेट ही टूथपेस्ट मानी जाती है, उसके अलावा 50 और आगे लोगों को याद कोलगेट ही है। वाई? स्कूटर आज की डेट में, अब तो चलो स्कूटर की एक शैली बदल गई है, तो जब तक स्कूटर गियर वाले आते थे तो स्कूटर का मतलब होता था बजाज। ये दो आपको मैंने उदाहरण इसलिए दिए हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत टफ है। कोई बात किसी को रजिस्टर करा पाना बहुत टफ है, और अगर आप करा पाते हो विपक्ष में होके, सब मीडिया को आप उनकी आलोचना करते हो कि आपके पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद अगर आप किसी चीज को आप इकट्ठा कर पाए हो तो आप ऐसे जाने देते हो। आपने मनरेगा शुरू किया था, आपने डीबीटी शुरू की थी, आज उनका कोई भी एसोसिएशन पब्लिक में कांग्रेस पार्टी के साथ करता है कोई? या अगर करता है तो उसमें आप बेनिफिट इलेक्टोरली ज्यादा आप ले पा रहे हो कि जो आज सत्ता में वो ले पा रहे हैं? तो आप सीखे क्या फिर? मैं आपको ये 3 सरकारें आपकी, 2 बन गई, एक बनती बनती रह गई, वो गारंटी शब्द उसमें आपने इस्तेमाल किया, आपका नैरेटिव बना, उस पर बात बनी। भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले शुरू की, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई, विदेशों में भी चर्चा हुई, फिर आपने उसका नाम बदल दिया, कोई उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। आप चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, मेक इन इंडिया, सिंपल बात करते हैं, बात समझ में आती है। आप अच्छी लगे बुरी लगे, मैं सपोर्टिव या अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं। कम्युनिकेशन सरलता का नाम है। अगर आप सरलता से कम्युनिकेशन करने में सक्षम नहीं है तो आपकी लड़ाई लंबी रहेगी। तो नहीं है कांग्रेस 24 से पहले। जो आज की डेट में दिख रहा है कि अगर इतने बड़े मुद्दे इंडिपेंडेंट सर्वेस में निकल के आ रहे हैं कि उन मुद्दों पे लोग वोट करना चाहते हैं, उस पे वोट करना चाहते हैं ये कह के कि ये दिक्कतें हैं, बेरोजगारी की बात ही कर लेते हैं, लोग मानते हैं इसका मतलब कि 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी मुद्दा है। तो जो आदमी 10 साल परफॉर्म कर चुका है उस पर इसका मतलब लोगों को विश्वास कम होना चाहिए ना, कि नहीं परफॉर्म कर पाए तो आपको मौका मिलना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। आप उन लोगों तक क्या पहुंच पा रहे हो उस तरह से? क्या आपके उनके लिए किए हुए वायदे, उनके लिए दी जा रही गारंटियां, उनके लिए दिया जा रहा न्याय, क्या उन तक उनको कनेक्ट कर रहा है? आप खुद आंकलन करके देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये सवाल पूछे जाते हैं, उनका कहना है आप हमारे अकाउंट फ्रीज किए दे रहे हैं, आप हमारे नेताओं को जेल में डाल दे रहे हैं, विपक्ष के सारे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपने छोड़ा ही नहीं। कभी इनकम टैक्स दौड़ा दिया, कभी ईडी दौड़ा दी, कभी सीबीआई दौड़ा दी, और उसके ऊपर से इन सब बातों को जनता में ले जाने वाला मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। ये आलोचना है कांग्रेस पार्टी की, तो आपको नहीं लगता ये वाजिब आलोचना है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो सबको सामने दिखती हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें चाहे वो किसी के फाइनेंसेस को रोकना हो, चाहे किसी को एक ऐसे क्रूशल टाइम में लोगों को कैंपेन ना करने देने के लिए कुछ उनको उन पे कुछ लामबंदी करनी हो। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा एक और है, डेटा का। जो डेटा की चर्चा हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के पीछे सब लोग पड़े थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक हुआ, उसके अंदर जो भी चीज़ें निकल के आई, उसके अंदर दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे, दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। वोट इम्पैक्ट होता है उससे कोई? आप ग्राउंड पे पूछ के देखो किसी को, इलेक्टोरल बॉन्ड भैया तुम इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ए पार्टी ने या बी पार्टी ने ऐसे किया, तुम इसके खिलाफ वोट दो, क्या है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड भाई? अब आ जाते हैं डेटा की तरफ जो एक्चुअली लोगों को इम्पैक्ट करता है। सरकार डीबीटी करती है, सरकार अपनी स्कीमों की डीबीटी करती है, अलग अलग स्कीमों की, चाहे वो हेल्थ स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। वो डेटा किसके पास है? वो सरकार के पास है। सरकार के पास है। अब सरकार जिस पार्टी की है उस डेटा के उसके पास भी एक्सेस है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके पास क्या उस डेटा का एक्सेस है? मतलब जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी बात कर रहे हैं, लाभार्थी हैं हिंदुस्तान के अंदर, फार्मर्स जब डीबीटी होती है हर 3 महीने में, उसकी 6 महीने में 3 महीने में डीबीटी हो रही है, उसके लाभार्थियों का डेटा किसके पास है?
सरकार के पास है। सरकार की पार्टी, सरकार जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, क्या आपके हमारे व्हाट्सएप के ऊपर सरकार के मैसेज नहीं आते थे, डायरेक्ट मैसेज? क्या वो मैसेज किसी और पार्टी का डायरेक्ट आपके फोन पे आता है? अब इसका मतलब है वो सरकार भेज सकती है क्योंकि सरकार के पास डेटा का एक्सेस है। अब सरकार जिस पार्टी की है, जब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो वो डेटा का यूटिलाइजेशन वो पार्टी कर सकती है। विपक्ष के पास तो वो डेटा ही नहीं है। अब सरकार क्लेम करती है कि हमने ABC स्कीम में इतने इतने बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया, और सरकार उनके साथ तालमेल करती है, उसकी पार्टी तालमेल करती है कि भाई हमने आपको बेनिफिट दिया, आप हमें वोट दीजिए। एक स्वाभाविक सी बात है। क्या वो डेटा पब्लिक डोमेन में सब पार्टीज के पास नहीं होना चाहिए? सब लोग जाके बात करें उनसे, पक्ष में बात करें, विपक्ष में बात करें, आपको बहलाया जा रहा है ये हमारी स्कीम थी, आपको गलत बताया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं है जिस पे जो मुद्दा जनता से जुड़ता है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है कि एक पार्टी के पास सारा एक्सेस है डेटा का और बाकी किसी पार्टी के पास एक्सेस नहीं है? क्यों विपक्ष इस डेटा की बात नहीं कर पा रहा या नहीं करता इस डेटा की बात? क्या इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बोला उन्होंने कि भाई हमारा पहला एम है और सारे रिसोर्सेज इस बात में कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। अब उस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर डेटा एक के पास है, बाकी के पास डेटा नहीं है, वो हवा में तुक्के मारते रहते हैं। और हवा में तुक्के मार के कितना वो एक्सेस। मुझे एक चीज समझा यार, ये बड़ी रोचक बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि वो डेटा जो है वो सार्वजनिक रूप से सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, या तो सबके पास होना चाहिए, किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई सरकार है, वो सरकार अगर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी एंड बाय एक्सटेंशन अगर वो एक पार्टी की सरकार है तो वो पार्टी भी उस डेटा का जिक्र करे, तो ये तो वो अपने काम का बखान करने के लिए कर रहे हैं ना, जो कि कोई भी सरकार रहेगी। फर्ज कीजिए राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, जिसके रणनीतिकार आप थे, तो उस समय उस सरकार ने क्या क्या किया उसका डेटा आपके पास था और उसका आप दावा कर रहे थे कि हमने ये काम किया। अब विपक्ष ने तो वो काम नहीं किए हैं, तो वो डेटा लेकर के कर भी क्या लेंगे? मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वो डेटा लेके क्या करना है, मेरा मुद्दा ये है कि वो डेटा या तो किसी के पास नहीं होना चाहिए या सबके पास होना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, कि अगर उस डेटा पे अगर मैं सत्ता में हूं और मैं अपने बेनिफिशियरी के पास जाके बोलता हूं देखो भाई मैंने आपके लिए काम किया था, आप मेरे को अगली बार वोट दीजिए, वैसे ही विपक्ष भी उस बेनिफिशियरी के पास जाना चाहिए। फर्ज कीजिए कि ये डेटा विपक्ष के पास भी आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? विपक्ष भी जाके उन बेनिफिशियरी से बात करे कि भाई हाँ तुम्हारी जो स्कीम तुमको मिल रही है ये तो सरकार पुरानी की स्कीम है। अगर वो स्कीमें पुरानी हैं, जो कि विपक्ष बार बार क्लेम करता है कि हमारी स्कीम्स की एक्सटेंशन है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो नरेगा है, ऐसी और भी तमाम स्कीमें हैं जो पुरानी स्कीमें हैं, किसी लंबे समय चलती आ रही है, उसमें कुछ इंक्रीमेंटल हुआ, कुछ को रिवाइव किया गया, कुछ को एक्स्ट्रा यूज किया गया, विपक्ष भी जाके बात करने की स्थिति में होना चाहिए उनसे, विपक्ष भी उनसे डायलॉग करने की सिचुएशन में होना चाहिए, विपक्ष भी उनको अपनी मैसेजिंग करने की सिचुएशन में होना चाहिए। सामने वाला जिसका मैसेज अच्छा लगेगा उससे बात कर लेगा, उसको वोट डाल देगा, बट लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे वो डेटा का एक्सेस सबके पास होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। और ये एक्सेस एक पार्टी पास होना इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड अकॉर्डिंग टू मी। एंड यू थिंक इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन इज द गार्डियन ऑफ इलेक्शंस इन आवर कंट्री। इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज व्हाई इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड सो दैट इट कैन क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड्स एट ऑल टाइम्स। जब आप एक सत्ताधारी पार्टी की होर्डिंग्स उतरवा देते हो कोड शुरू होते ही कि किसी को दिखना भी नहीं चाहिए कि पार्टी ने आपके लिए काम किया, तो वो डेटा का एक्सेस कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो आज डिजिटल एज के अंदर? मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है, और मेरे हिसाब से विपक्ष इस पे बात ही नहीं कर रहा। विपक्ष को इस पे सबसे बात करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू तो कितने लोगों को इंपैक्ट करता है नहीं करता है ये विपक्ष भी जानता है और सत्ताधारी पक्ष भी जानता है, इसीलिए उस पर चर्चा इतनी सीमित रह गई कि वो मुद्दा इतना बड़ा होने के बावजूद भी कुछ दिन के बाद चर्चा से बाहर हो गया। तो आज अगर जिस डेटा की करोड़ों लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ वेरियस स्कीम्स है, स्टेट की भी डेटा प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऑपोजिशन को, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको यूटिलाइज कर रही है ना। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट आज डिजिटल एज में, अगर हम सारी चीजें डिजिटल करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन की ऐप है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की परमिशंस लेनी होती है वो ऑनलाइन होती हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन का जब रिजल्ट्स आते हैं वो आप देखें कितने सिस्टमैटिक है इंडिया में कि राउंड वाइज पोलिंग बूथ आपको मिल रहा होता है, एक चीज आती है। तो ये इस बात को कैसे आप अनदेखा कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक एंगल ये भी है, सपोज अगर डेटा मुहैया करा भी दिया गया तो फिर आपकी नंबर क्रंचिंग किस तरीके की है और उसको कंप्यूट करने की आपकी क्षमता
कि आप उसमें से अपने लायक कुछ, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल एज दे से, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। मेरे पास डेटा आ गया, मुहैया आ गया, वो तो आप एक ही बैलेंस शीट 4 ऑडिटर्स के पास जाती है, एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 ऑडिटर्स के पास जाती है, वो अलग अलग तरह से देखते हैं। अगर वो प्रोवाइड कराया जाएगा तो हर आदमी अपने अपने स्किल सेट से, अपनी अपनी काबिलियत से उसको यूज करेगी, करने की कोशिश करेगी कम से कम। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में तो यही कहा जा रहा था ना। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि आप डेटा की बात कर रहे हैं, एकदम से ध्यान में आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट में क्विड प्रो को की बात कही गई, वो क्विड प्रो को होते हुए जैसी चीज़ उसमें दिखती है। अब ये कोई जांच एजेंसी बताएगी, लेकिन ये उस तरीके से चुनावी मुद्दा ज़मीन पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि जैसे जब उस समय डेटा आया था तो लग रहा था। देखिए इसमें आपकी क्या कैलकुलेशन? हमारे देश के अंदर करप्शन सिर्फ तब एक वोटर को मैटर करती है जब पैसा उसकी जेब से जाता है। उसके अलावा करप्शन का कोई रिलेशन वोट के साथ या कॉमन आदमी के साथ नहीं होता। मतलब बिग टिकट करप्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप भी जनता में रहते हैं, हम भी जनता में रहते हैं। क्या जनता को इस बात से, क्या जनता अनभिज्ञ है इस बात से कि जो लोग सत्ता में रहते हैं, जो पावरफुल पोजीशन में रहते हैं, वो करप्शन नहीं करते? लोग तो मान के चलते हैं। अभी इस लॉजिक के हिसाब से तो 2G 3G कोलगेट में सरकार ही नहीं जानी चाहिए थी, तो बिग टिकट करप्शन था एलिजिडली। ये आप मान के चल रहे हो कि भाई उसके उस चक्कर में सरकार गई। विश्लेषण कुछ और भी बताते हैं, वो बाद में सरकार के जो स्कैम थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी उन लोगों को कि स्कैम हुए ही नहीं थे। नैरेटिव, आप लोगों को मैसेज बेच कैसे पा रहे हो? और करप्शन की बात भी जहां तक है, अगर मुझे लगता है कि मेरा हक छीन के किसी और को दे दिया गया है पैसे लेके, तो मेरे को करप्शन इम्पैक्ट करती है। अगर वो बात मेरे तक नहीं तो मेरे को करप्शन इम्पैक्ट नहीं करती। दैट इज नॉट द इशू ऑन विच वन इज गोइंग टू वोट। क्योंकि लोग, मैं आपको जैसे पहले जिक्र किया, लोग मान के बैठते हैं कि जो लोग सत्ता में हैं या जो पावर में रहते हैं, पॉलिटिशियन, तो करप्ट ही होते हैं। उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि जो लोग करप्ट नहीं है वो भी पेंट हो जाते हैं उसी आईने, उसी में कलर मान लिया जाता है। बट करप्शन आप बोफोर्स याद करें, मैं तो अब आप और मेरी बराबर की उम्र है लगभग, हम छोटे थे उस टाइम पे। उसमें वीपी सिंह ने एक गांव में घूम घूम के बताया था बात कि भी तुमको कैसे इसका नुकसान हुआ है। तो आज अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा 2 दिन सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में या मीडिया में करके आप समझते हैं कि भी लोग इससे माहौल बदल जाएगा, तो मेरे ख्याल से गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को मालूम होना चाहिए ना इस बात का। और उसका ना तो समय है, और मेरे हिसाब से ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे कि सरकार गिर सके या बन सके। इसके अलावा लोगों के मुद्दे हैं जो आपके सामने CSDS सर्वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उस CSDS का सर्वे सोशल इंजीनियरिंग और सोशल सेक्टर्स को काफ़ी नज़दीक से पढ़ता आया बहुत समय से। तो ऐसे मान के चलना चाहिए कि भी उसके अंदर कुछ सत्यता तो है ही है। बिल्कुल। अब वो उसको कौन भून पा रहा है, जनता की नब्ज टटोल के उसको किस तरीके से कन्विंसिंगली उस पर एक उम्मीद दे पा रहा है, उसके ऊपर गणित बनेगी। अब मैं आता हूँ, ये जिससे हमने शुरू किया था वो सवाल एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। ये जो 400 पार का नारा है, इसमें बहुत सारे ऐसे चाणक्य और रणनीतिकार हैं जिनका ये मानना है कि ये कहने की बातें हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप 500 कह लीजिए, वो होगा नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर कैलकुलेशन एज अ पॉलिटिकल रिसर्चर, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आपको क्या लगता है ये 370 पार, 400 पार मुमकिन भी है? देखिए, मुझे लगता है कि ये गोल पोस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अचीव करना, जो पक्ष इसको बारे में बात कर रहा है। बट इस बात को आप अनदेखा नहीं कर सकते कि एक पार्टी असेंडेंसी में है, और वो है, और मुझे तो वही दिख रहा है कि ये जो पार्टी सत्ता में है वही असेंडेंसी में दिख रही है। और आप जिस तरह से, इसका मतलब और ज्यादा संख्या बढ़ असेंडेंसी तो वही हुआ, बढ़ सकती है मतलब 300 से ऊपर बढ़ सकती है फॉर बीजेपी, बढ़ सकती है। आप देखिए जिस तरह से बीजेपी कैंपेन कर रही है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, बीजेपी जानती है वहां पे उनकी क्या स्ट्रेंथ है। और क्या आपने तो साउथ में इतना टूर किया है, साउथ के बारे में वही कह रहा हूँ कि मैं जो वहां पे देख रहा हूं, अगर उस तरह से बाकी जगह पे वोटिंग है तो मैं उसी बेस पे बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि संख्या पिछली बार से बढ़ सकती है उनकी साउथ में ओवरऑल।
क्योंकि अगर ओवरऑल संख्या बढ़ानी है तो सीटें वहां से लानी पड़ेंगी जहाँ पे सीटें नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं साउथ पे, क्योंकि यहाँ पे 60-8 स्टेट्स हैं जहाँ पे तो सब कुछ जीत लिया था, सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गए, उसके बाद से तो राजस्थान माइनस ही पहुंच होना गए। है, वहाँ से तो माइनस ही हो सकता है साउथ में लेकिन कैसे करेंगे? तमिलनाडु की आप बात करें अगर, तो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी बीजेपी की सीटें निकाल बीजेपी वहाँ पे सीटें शायद ना जीत पाए, पर बीजेपी वहाँ पे वोट शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ाने जा रही है, ये मैं आपको बिल्कुल वो तो 370 में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बट उसके आसपास भी और फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं। अगर बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस किया तो वहां पे पहले वो जगन रेड्डी के साथ 5 साल उन्होंने राज्यसभा में चलाया काम, एंड अलायंस उन्होंने टीडीपी के साथ कर लिया। अब टीडीपी वहां पे स्टेट में वो पावर नहीं जो पहले थी, बट वहां पे अब चुनाव थोड़ा सा रोचक हो गया। वो कैसे? क्योंकि वहां पे विधानसभा और पार्लियामेंट इकट्ठे साथ होते हैं, लोग मान के चल रहे हैं कि जगन रेड्डी की सरकार बन रही है वाईएसआरसीपी की वहां पे, बट सेंटर में तो सरकार इनकी बननी नहीं है, इनको तो मोदी जी ने छोड़ दिया। तो एमपी तो बनेगा टीडीपी का या प्रजा राज्यम का या बीजेपी का, उनके अलायंस का, तो ऊपर वोट कहीं और डाल सकते हैं, जबकि होता नहीं है पैटर्न। आदमी एक ही बैलेट मशीन पे 2 जगह वोट डाल के आए, ऐसा वेरी रेयर है। पर डाला ना, उड़ीसा में होता है, वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो अगर वहां पे उड़ीसा में डाला तो आंध्रा में भी डल सकता है। बीजेपी ने भी वहां पे कोई सोच समझ के अलायंस किया होगा, पर बीजेपी ने कितना सोचा समझा उसको बाद की बात है। पर पब्लिक के दिमाग में एक बार ये डाउट आ गया कि भाई ये लोग सरकार यहां बनेगी, एमपी तो वहां का बनेगा। अब कर्नाटक के अंदर मान लीजिए, जैसे कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की एक मजबूत सरकार है, वहां पे 2/3 मेजोरिटी वाली सरकार है। वहां पे अगर एमपीज ने जो पैसा लाके देना है या नहीं लाके दिया, आज लड़ाई उस मुद्दे पे वहाँ पे हो रही है कि एमपीज ने क्या किया। एमपीज ने जो वहाँ पे जो डीके शिव कुमार के भाई हैं, डीके सुरेश, उन्होंने मुद्दा वहाँ पे खड़ा किया कि कांग्रेस कर्नाटक कितना पैसा सेंटर में भेजता है और पैसा वापस कितना आता है, जिस तरह लोगों से अवगत कराना शुरू किया। ये मुद्दा होता है कि भाई कर्नाटका प्राइड वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया कि भाई हम लोग इतने कॉन्ट्रीब्यूटर हैं और हमारे यहाँ पे अब वो ये सूखा बढ़ गया और हमारे को भिखारियों की तरफ से लगा रखा है। ये डिविसिव और नेगेटिव एजेंडा नहीं है, ये कहना कि नॉर्थ और साउथ अलग हो जाना चाहिए, ये कहना कि उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, बट उनका मेन मुद्दा ये था कि हमारे को जो आज सूखा हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे पानी की किल्लत हो गई है, हमारे यहाँ पे एक बड़ा सिटी है जो पूरे इंटरनेशनली जाना जाता है, तो हमारे को सेंटर सरकार को मदद करनी चाहिए, एडिशनल रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इसमें नहीं पूरे पड़ पा रहे। अब उसके अंदर अगर सरकार, अब बीजेपी के एमपी जाके वहाँ पे वो बात नहीं कर रहे थे, बीजेपी के वहाँ पे कांग्रेस का तो एक ही एमपी है वहाँ पे, वो वहाँ जाके बात कर रहा था, तो उन्होंने वो बात की, जो मैं मानता हूँ कि बात कहीं ना कहीं पे कोई भी माने का सत्य है। अगर पंजाब का पैसा वहाँ पे, मैं पंजाब से आता हूँ, अगर पंजाब का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे 10 पैसे रहेगा, पंजाब को मिलेंगे 30 पैसे, तो बाकी राज्य उस पर जरूर क्वेश्चन उठाएंगे ना, अगर उनका खुद का पेट भर नहीं रहा होगा तो। अगर उनका पेट भर रहा फिर तो कोई नहीं बोलता है, जब उनके पेट पे कोई दिक्कत आई तो उन्होंने बात की। अब वो बात नीचे लोगों को रेजोनेट कर रही है कि भाई हाँ, हमारे पैसे को हमारे को जब जरूरत है तो मिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जब जाके आप देखो, जब नीचे ग्राउंड पे जब प्रॉब्लम होती है तो वो लोग जो सफर कर रहे हैं तो वही बता पाते हैं। इस तरह के मुद्दे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसको पैसा दे दिया। और इसीलिए मैं डेटा की बात करता हूँ कि डेटा अगर मेरे पास या मेरे पास आज इन विपक्ष के पास या सत्ता पक्ष के पास, सबके पास डेटा होगा तो आप अपनी बात करने की सिचुएशन में तो हो। क्योंकि वी ऑल नो फिजिकली हिंदुस्तान के अंदर सब पार्टियां सब जगह पहुंच पाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। करेक्ट, ना पहले थी, ना आज है, ना आगे हो पाएगी। इतना बड़ा विशाल देश है, एक कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाता है, 1200 गांव होते हैं, एक दिन एक गांव नहीं दे सकता, उसको 5 साल लगेंगे गांव पूरे करने में। तो आज डिजिटल युग है, डिजिटल माध्यम से सब मैसेजिंग है, मेन कैंपेन उस पर चलती है, तो डेटा का एक्सेस सबके पास होना चाहिए और विपक्ष को इस बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से लौट रहा हूँ और ये मेरा आखिरी बैच ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अगर एक पार्टी कह रही है या एक गठबंधन कह रहा है 400 पार, तो ऑब्वियसली सैचुरेशन पॉइंट्स में नहीं, वो नए एरिया में देखेंगे और नए एरिया साउथ ही है। तो ये जो कर्नाटक है और या तमिलनाडु है, केरल है, आंध्रा और तेलंगाना है, इसमें कहाँ है बीजेपी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? कुछ, अरे आप इतना घूमे हैं, कुछ तो आइडिया होगा। मैं देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि कुछ राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उन राज्यों में बीजेपी मुमकिन है सेंध मारना बीजेपी का साउथ में, और वो कौन से राज्य? कुछ गेन तो बीजेपी वहां पे करेगी। विच स्टेट? अभी मैं स्टेट आपको नहीं बता सकता। कुछ गेन बीजेपी करेगी वहां पे, और जैसे केरल, तमिलनाडु,
अब ये 4 जून को पता चलेगा। अच्छा। 4 जून को पता चलेगा, बट कुछ गेन बीजेपी कर सकती है इन राज्यों में भी। तो ये तो वोट शेयर तो पक्का गेन कर रही है, ये तो मैं आपको बता सकता हाँ, बट विल दैट कन्वर्ट इनटू सीट्स? Can. ये हाँ, It can. इट कैन। It can. हाँ, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स? South India is a very wonderful and diverse culture. हाँ। So I'm trying to learn some languages also. और विपक्ष के लिए अब थोड़ा सा तो आपको यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। ये जो विपक्ष का जो संख्या है, नंबर है, वो आपको क्या लगता है? अगर आप कहते हैं कि वो बीजेपी ही असेंडेंसी में है, यानी कि 300 से भी क्रॉस करेंगे, 370 जाएं या ना जाएं, तो फिर विपक्ष कहाँ आकर के रुकेगा? कांग्रेस से बीजेपी की 200 सीटों पर डायरेक्ट लड़ाई है, वहां पर क्या सिचुएशन होगी? बहुत इंकरेजिंग नहीं है। और बीजेपी अगर अपने इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें ले जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और विपक्ष अपने इतिहास में अपनी पुरानी सीटों से नीचे आ जाए तो भी किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दैट बैड? Bad or good is not for us to decide. This is what it looks like. This is what it looks like. और ये लार्जली आपका विश्लेषण है अपना संदेश जनता तक ना पहुंचा पाने की वजह से, या फिर Connect. There are two things which I have been emphasizing in many of my interviews, interactions, publicly, privately. There is no substitute to time. You can't start when elections season is around, as candidates, as party. If you are doing something in a silo, that is not helping the party. The message of the party has to reach the voter through party men. It cannot be through design boxed or ABC. It has to be through party men. Design boxed or Naresh Arora or people like us can only be facilitators to this. अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी है। The working of the party has to be done by party people, and they have to do it honestly. When I say honestly, it is not about any financial inclusion or exclusion. Honesty of intent. If the honesty of intent to toil hard in sun, in rain, in winter, in cold is there, you will reap the benefits. Karnataka is an example of that. Prime example of that. What did the party which was in power did not do in Karnataka to win Karnataka? They used everything at hand. अनुमान भी आ गए चुनाव। Everything was done, and over a consistent period of time. There was only single election. Everything was put in there, but still Congress party won. There is a big template set by Karnataka in this contemporary electoral time. Earlier, one template was set by Chhattisgarh, which they didn't follow. Now the Karnataka template they are not following. They need to give importance to their own worker. They need to energize them, empower them, communicate with them. There cannot be an army without soldiers. तो सोल्जर नहीं है कांग्रेस के पास। अब ये रिजल्ट बताते हैं कि सोल्जर है कि नहीं है। अगर रिजल्ट आपके सामने है कि वे सोल्जर हैं कि नहीं है, आपको ये मैंने बहुत पहले एक बार ट्वीट की थी और मैंने इसका जिक्र बहुत बार किया भी है। एक 200 पोलिंग बूथ की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें से 120 बूथ कांग्रेस जीतती है। 120 यानी कि 200 वोट से 120 इंटू 200 24,000 की लीड होगी। बीजेपी सिर्फ 80 जीतती है 400 वोट से, 32,000 की लीड, सीट बीजेपी जीत जाती है। अब देयर लाइज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अपॉइंटमेंट्स करते रहते हैं होलसेल में, एवरी डे देयर इज अ लिस्ट कमिंग आउट, उसके नीचे लिखा होता है विद इमीडिएट इफेक्ट। वो इफेक्ट आता नहीं है। अपॉइंटमेंट्स होती है, उनसे मिलता कोई है नहीं, उनसे बात कोई करता नहीं है। अच्छा चलो, अगर कहीं कोई मिल भी लिया, किसी ने बात कर भी ली, कोई प्रोग्राम भी दे दिया गया, कोई इवैल्यूएशन नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर कोई ट्रेनिंग भी कर ली, उसका कोई टेस्ट नहीं है। आप जिससे लड़ रहे हो, आप उससे ही सीख लो। आप उसको सिखाना चाहते हो आज भी
ठीक है, आप पॉलिसीज उनकी, आप उनसे एग्री नहीं करते, आप उनके स्टाइल से एग्री नहीं करते, बहुत चीज़ों से एग्री नहीं करते, बट जो काम सही है उस काम को आपको भी देखना पड़ेगा। मतलब संस्था चलाने का तरीका, ये आप कह रहे हैं। अगर यूपी के अंदर एक पोलिंग बूथ पे 20 वर्कर हैं बीजेपी के, आप चुनाव कैसे कैसे जीत सकते हो उनसे, आप मुझे बताइए। कांग्रेस को तो कई बार ऐसे एक बूथ पे 20 वोट नहीं पड़ रहे होते, वो 20 वर्कर लेकर, वो 20 वर्कर हैं, तो अगर वो दो वोट भी दिलाएं तो भी उनको आप हिसाब लगा लीजिए कितने वोट पड़ रहे हैं। यही तो बात आती है ना, वो तंत्र और बल होने की। बल और तंत्र, देखें ये भी एक मिथ है और मिथ्या है कि जो आदमी सत्ता में है उसके पास तो सारे रिसोर्सेज हमेशा ही होते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं और बहुत लोग सत्ता में रहते हैं कि सत्तासीन आदमी है तो इसके पास पैसा भी है, इसके पास और भी तरह के और भी जो चीज़ें हैं उनके पास हैं, तो वो तो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं जाएगा। फिर भी सत्ता बदलती हैं, बार बार बदलती हैं, विकसित देशों में बदलती हैं, वहाँ उनसे ज़्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है, उनके से ज़्यादा इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है। हमारे यहाँ पे तो सर्वे करने वाले 4 लोग हैं जो 4 चैनल्स पे चलते हैं, वहाँ पे तो 4000 हैं जो हर वक्त सर्वे कर रहे होते हैं, हर वक्त हर एक को मालूम है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो आप उन चीज़ों की आड़ लेके ये नहीं हमेशा ब्लेम कर सकते। हम क्वेश्चन ये करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपनी लकीर लंबी खींचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप सामने वाले की लकीर मिटाने में लगे हुए हैं, उन्होंने भी तो आपकी लकीर से बड़ी लकीर खींच के दिखाई है, तो ही आज वोट पड़ रहा है ना उनको, और बार बार पड़ रहा है, और आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। जो आदमी किसी को चुनाव लड़ने के लिए किसी स्टेट में भेजा जाता है, चुनाव हार जाते हैं, कोई समीक्षा उसकी नहीं होती, समीक्षा होकर अगर कोई इंडिपेंडेंट समीक्षा होकर कोई रिपोर्ट बनती है उस पर एक्शन नहीं होता। ये तो ऊपर की बात होगी, नीचे के वर्कर से तो कोई बात ही नहीं करता है। और आप, मैं संकेत जी मजाक नहीं कर रहा, मैं आज भी जहाँ जहाँ पे चुनाव थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, वर्कर कहता है हमको काम दो ना भाई, कोई आए हमको बोले तो सही, हम काम करेंगे। और वर्कर का मतलब कांग्रेस का वर्कर उस तरीके का वर्कर नहीं जैसे बीजेपी का वर्कर है। उसका काम है कि कांग्रेस से स्नेह है, कांग्रेस का काम करना है, हम कांग्रेस का काम करने को तैयार है। कोई काम करवाने के लिए आए, और काम करवाने वाला कोई तभी आएगा जब खुद काम करने वाला होगा। जब विधायक ही काम नहीं करेगा तो फिर नीचे वाला बूथ वाला क्यों किसके आप पहले ऐसे अभी नहीं है आप कांग्रेस के रणनीतिकार, लेकिन पहले एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, जो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़ने में। बखिया उधेड़ने का बात, फोन तो आते ही होंगे कि क्या कर रहे हो नरेश। देखिए मेरा काम फैक्ट्स को टेबल पर रखना रहता है। मैं जब काम भी कर रहा रहता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, तो मेरा वाद ज्यादा रहता है, बट वो बाद में उसका समन्वय बन जाता है, क्योंकि जो चीज प्रत्यक्ष पड़ी है, जिसके साथ प्रमाण चल रहे हैं, उसको आप अनदेखा करके चुनाव लड़ नहीं सकते। फिर ये मैं क्लियर बोलता हूँ कि अगर आपको सिर्फ चुनाव लड़ना तो 50 लोग और हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। चुनाव जीतने की तरफ अगर चलने की कोशिश करनी है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो बहुत फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, तो वो काम करने पड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किए और जिनको करने में कष्ट होगा। कंफर्ट इज द बिगेस्ट एडिक्शन and biggest enemy of success, and you can well imagine that how comfortable people in opposition sometimes get. मतलब बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं। मैंने अपनी बात कह दी आपको। कभी ऐसा हुआ है, हमारे पिछले इंटरव्यू में भी आपने ऐसी बात की थी, अभी भी आप कर रहे हैं, पिछले इंटरव्यू के बाद किसी कांग्रेस नेता का फोन आया कि क्या कर रहे हो नरेश अरोड़ा? नहीं, मेरे को फोन ये आते हैं कि हाँ हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। अच्छा, ये फोन ज्यादा आते हैं। अब मुझे मालूम है, मैं आपसे पूछूंगा कि नाम बताइए, आप बोलेंगे वो रहने देते हैं। तो अभी जो प्राइवेट फोन कर रहा है उसका नाम पब्लिकली नहीं बता सकते ना। करेक्ट। और मैसेज भी आते हैं, और लोगों के मैसेज भी आते हैं, और पब्लिक के भी आते हैं, और नेताओं के, कांग्रेस के बहुत, जिनसे आप रोज मिलते हैं उनके फोन आते हैं कि ये बात सही है, करना तो पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। एंड हु डू यू ब्लेम फॉर दिस? I don't blame anyone. I am no one to blame anyone. I am supposed to give factual picture. Neither am I Congress party representative nor their spokesperson. Why should I blame, or who am I to blame anyone? I am only putting things as I see. I could be wrong also. नरेश अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। थैंक यू।